गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? सभी का स्वागत है दोस्तों। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सेशन। एक बार कंफर्म करिए आप सबको मेरी आवाज़ साफ आ रही है और वीडियो क्लियर दिख रही है तो मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। रोज से ज़्यादा बड़ा मैं आपको दिख रहा हूँ। सोचा शुरुआत में थोड़ा आपसे बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद तो अपन जो है एक साइड हो जाएंगे, फिर कंटेंट जो है वो आ जाएगा ड्राइविंग सीट पे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। आज आपकी जो क्लास है ये करीब करीब पौने 2 घंटे चलेगी। ठीक है, आज मैं आपको 12 बजे से थोड़ा सा पहले फ्री करूंगा। 10 से 5 मिनट आप मान सकते हैं, थोड़ा पहले आपको फ्री करा जाएगा। ठीक है, और शुरू करते हैं जी कहानी। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सेशन एवरीवन। और इसके अलावा देखिए, आज की जो आपकी क्लास है इसमें मैं आपको एक ऐसा टॉपिक कराने वाला हूं जो कि बाकी दिन के टॉपिक से कनेक्टेड नहीं है। यानी अगर आपकी कोई पिछली क्लास रह भी गई है तो भी आप जो है इस क्लास को लगा सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, डाउट कृपया क्वेश्चन टैब में भेजेंगे आप मुझे। ठीक है, क्वेश्चन टैब में भेजिए साहिल, जो भी आपका डाउट है। अगर आप पूरा टाइप वहां नहीं कर पा रहे, इसका स्क्रीनशॉट लेके उस इमेज को वहां पे अपलोड आप कर सकते हैं। लास्ट क्लास ओनली 1.5 घंटे की शो हो रही है। अरे एक बार आप उसे चेक करिए, ऐसा नहीं है। वैसे 1.5 घंटे की 2 घंटे की मैंने क्लास ली है तो प्रॉपर ही शो होगी, वरना टेक्निकल टीम से आप बात जो है कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कहानी। मैं जाता हूँ एक कोने में, यहाँ पर मैं साइड में आ गया हूँ और टॉपिक का नाम है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं जी कहानी। हेडिंग डालेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कैसे भी ठीक है। जूम आउट हो गया है, चिंता ना करें। कल की क्लास 1.5 घंटे की शो हो रही है क्या? 1.5 घंटे की है क्या कल की क्लास? ऐसा क्यों हो रहा है? आई जस्ट चेक दिस, रुकिए मैं अपने पास नोट कर लेता हूं। मैं कल तारीख थी 24 ना, 24 जनवरी क्लास। मैंने देखिए नोट कर लिया है। आप इस बात को समझिए कि ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, क्योंकि वो मैं क्रिएट नहीं करता। आप एक बार इस चीज़ को लेकर टेक्निकल टीम को मैसेज कर सकते हैं कि जो कल की क्लास हुई थी वो एजुकेटर के द्वारा करीब 2 घंटे की दी गई थी। आई थिंक वो 2 घंटे 6, 7, 8 मिनट 9 मिनट ऐसी कुछ क्लास थी। आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं ये चीज़ कि एजुकेटर ने जो क्लास है वो ली थी 2 घंटे या उससे हल्का सा ऊपर, बट हमें जो है उसका 1.5 घंटा ही शो हो रहा है। एंड मेरे पार्ट पे मैं क्या कर लेता हूँ जी, मेरे पार्ट पे जो है मैं उस क्लास को एक बार इस क्लास के खत्म होने के बाद या कल सुबह एक बार चेक कर लूंगा। ठीक है, चलो मैं एक बार वेरीफाई कर लूंगा, चिंता ना करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। देखिए आज की क्लास में एक आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अपना आप नुकसान मत करिएगा। आज जल्दी जल्दी नोट्स बनाइएगा क्योंकि आज का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है। अच्छे से समझाऊंगा, कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा डेटा से, बट स्टिल मुझे आपसे रिक्वायरमेंट होगी स्पीड अच्छी आप मेंटेन करिएगा, क्योंकि उससे क्या है ना, मुझे आपको समझाने का समय मिल जाएगा। देखिए कंटेंट से पहले तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको कोई फिलोसफर तो बनाना नहीं चाहता कि मेकिंग के बारे में 10 सेशन ले लूं, यूजलेस बात है वो, है ना। तो अपने को ये देखना है कि मेकिंग जितना इंपॉर्टेंट है उतना टाइम हम उसे दे और आगे बढ़ जाए। तो जनरली मेकिंग वाला पोर्शन जो है अपन एक सेशन में पूरा कर लेते हैं। 2 सेशन में हमारा पूरा होता है मेकिंग वाला पोर्शन और थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हम उसे कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उसे पूरा करें। ठीक है, आपको कोई भी कहीं पर भी पेज नहीं छोड़ना है। अगर हाँ पिछली क्लास का कुछ पोर्शन रह गया तो ऑब्वियसली आप अंदाजे से पेजेस को छोड़ सकते हैं, जितनी उम्मीद हो उससे एक आध पेज आप फालतू छोड़ देना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कहानी को। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा संविधान बना कैसे है, क्यों है। अब ये हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? आपके पेपर में भर भर के एक सवाल आता है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो कौन सी डेट को बनी थी, और कौन कौन से आर्टिकल जो है वो 26 नवंबर को लागू हो गए थे। 26 जनवरी और 26 नवंबर में क्या फ़र्क है? या फिर वो आपके पेपर में आते हैं पहले कैबिनेट से जुड़े सवाल कि पहले हेल्थ मिनिस्टर कौन थी, या फिर इस तरीके के सवाल आपके पेपर में भर भर के आते हैं ना। तो वो सब चीज़ें आप आज की क्लास से जो है अच्छे से कवर कर पाएंगे। कीप दिस इन माइंड, दिस इज नॉट सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो है कि हमारा संविधान कहाँ से प्रेरित है, कौन कौन से संविधानों को स्टडी करके हमने जो है अपना संविधान बनाया है। ये है कि भारत में क्या क्या हुआ है जब हमारा संविधान बना है उस दौरान। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कहानी। ये मैं आप सबको बता चुका हूं दोस्तों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमारा संविधान जो है काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। और लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज नॉट परफेक्ट। वो ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया था भारत को, वो काफी हद तक अच्छा था बट परफेक्ट नहीं था, उसमें भी काफी सारी खामियां थी। और उसे सुधारा गया है हमारे आज के संविधान में। आपको याद होगा 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसके बाद 1940 में आया था अगस्त ऑफर। ज्यादा डिटेल में उसके नहीं जाऊंगा बिकॉज वो हिस्ट्री का पोर्शन है, बट क्योंकि मैं हिस्ट्री भी पढ़ाता हूं तो मैं इस बारे में डिस्कशन थोड़ा सा आपके साथ करना चाहूंगा। अगस्त ऑफर को हमने रिजेक्ट करा था। इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो है
इनिशिएटिव लेके। और उसके बाद आया था कैबिनेट, सॉरी, उसके बाद आया था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। उसके खिलाफ हमने क्विट इंडिया मूवमेंट करा था, अगस्त क्रांति जिसे आप कहते हैं। और उसके बाद फाइनली आया था कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में, जिसे हमने एक्सेप्ट करा था। और कैबिनेट मिशन प्लान ही उसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो तीन लोग थे, पेंथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों जो हैं वहां के कैबिनेट मंत्री थे। और इन तीनों में जो एवी अलेक्जेंडर हैं ये इसके हेड थे। यहाँ पे एक छोटा सा पॉज लेना चाहूंगा। अगर अभी तक मैंने जितनी भी बात बोली है उसमें कोई भी ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई है, तो दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि वीडियो को पीछे करके उसके नोट्स बना लेना धीरे धीरे उस बात को सुन के, या फिर जो बेटर रास्ता है वो ये है कि हिस्ट्री का कोर्स लगा लेना, चाहे मुझसे चाहे किसी और से। मैं नहीं कह रहा सब कुछ मुझसे पढ़ो, मेरा ऐसा कोई लालच नहीं है। बस ये है कि ये टॉपिक जो अभी मैंने बोले हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो इसे नोट कर लेना, ठीक है। ये सब पोर्शन हम यहां पर नोट नहीं कर रहे बिकॉज दिस इज नॉट रिलेटेड टू आवर टॉपिक, ठीक है। अब मैं आपके लिए लिखता हूं यहां पर कुछ बढ़िया बात। कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन जो है उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। चलो ये लिख ही देता हूं। कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 में आया, और इसके अंदर कौन कौन से, पेंथिक लॉरेंस, हिस्ट्री के नोट्स में सब भरा पड़ा होगा जो भी मैं इतनी देर से बोल रहा था, स्टैफर्ड क्रिप्स, स्पीड कृपया बना के चलिएगा। नहीं हितेश, वो इसमें नहीं थे, एक बार अपने नोट्स चेक करेंगे प्लीज आप हिस्ट्री के। वो भी एक बड़ी पर्सनैलिटी है बट वो इसमें नहीं है। और विवेल जो है वो मतलब इन तीनों में नहीं आते हैं। एवी अलेक्जेंडर, ठीक है जी। इसमें ध्यान रखेंगे ही वॉज दी हेड। ये मेरा ख्याल यूपी या फिर एमपी के पीसीएस पेपर में आया हुआ है कि हु अमंग द फॉलोइंग वॉज दी हेड ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, और तीनों ऑप्शन में दे दिए थे। चौथा आई थिंक विवेल ही दिया था जो हितेश ने लिखा है। तो एवी अलेक्जेंडर वॉज दी हेड अमंग दीज थ्री, ठीक है जी। अब कैबिनेट मिशन प्लान ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 16 मई 1946 को। कैबिनेट मिशन सबमिटेड। आज स्पीड मैं आपसे चाहूंगा कि एकदम बेहतरीन वाली रखें आप। इट्स रिपोर्ट ऑन 16 मई 1946। और इस रिपोर्ट में दोस्तों इन्होंने दो बातें करी। पहली बात करी गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की, संविधान सभा बनाने की। दूसरी बात करी गई इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की, यानी जो सरकार बनेगी उसकी। लिख देता हूं मैं। इस रिपोर्ट में पहली बात करी गई संविधान सभा बनाने की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और दूसरी बात करी गई इंटरिम गवर्नमेंट की। इंटरिम गवर्नमेंट आप देसी भाषा में समझ सकते हैं कि जब तक प्रॉपर इलेक्शन नहीं होते देश में, तब तक की जो सरकार होगी उसकी। जैसे आपने सुना होगा इंटरिम बजट आता है, क्योंकि अब दोबारा से इलेक्शन होने हैं तो एक फ्रेश बजट आएगा इलेक्शन होने के बाद, नई जब सरकार बनेगी। तो फॉर द मेन टाइम बजट अपने को चाहिए, तो उसके लिए जो बजट आता है उसे इंटरिम बजट बोलते हैं। जैसे इलेक्शन ईयर है तो इसमें इंटरिम बजट आएगा। तो इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब हो गया कि प्रॉपर जब सरकार 5 साल की, वो लोकसभा जो कि लोगों के द्वारा चुनी जाएगी, जब तक वो क्रिएट नहीं होती तब तक की गवर्नमेंट। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, क्योंकि मेनली वही पोर्शन है। इंटरिम गवर्नमेंट से जुड़ी एक दो बातें हैं, वो आपको एंड में बता दूंगा। जैसे ही आप नोट करें कृपया डन या डी ऐसा कुछ लिखें जिससे कि मैं आगे बढ़ पाऊं। अगली स्लाइड से मैं पहले लिखूंगा फिर समझाऊंगा, जिससे कि आप लिख सकें और साथ साथ सुन सुन के समझ सके। पहले लिखूंगा फिर समझाऊंगा। आज के लिए डाउट सेक्शन में बंद रखूंगा, उसके दो रीजन है। एक तो कंटेंट ज्यादा है, और सेकेंडली थोड़ा सा मैं आपको जल्दी फ्री करूंगा। 11:50 के आसपास मैं आपको आज फ्री कर दूंगा, ठीक है जी। अब देखिए अब जो बात होगी वो होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। पेंथिक लॉरेंस लिखा है, स्टैफर्ड क्रिप्स लिखा है, ए वी अलेक्जेंडर लिखा है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा, ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो हिस्ट्री और पॉलिटी का ओवरलैपिंग है। बिकॉज इतिहास का हिस्सा है तो इतिहास में लोग पढ़ाते हैं, पॉलिटी का हिस्सा है क्योंकि पॉलिटिकल जो चीजें हुई हैं वो इससे जुड़ी हैं, तो पॉलिटी में भी पढ़ाते हैं। मैं इसे जनरली दोनों जगह ही कवर करा देता हूं। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी वो कैसे बनी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, क्या भारत के पास 1946 में कोई संविधान है, कोई वो बुक है जिस बुक का नाम आप कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? नहीं। चलो पहले काम करता हूं, पहले लिख देता हूं, उसके बाद ये पूरी कहानी समझाऊंगा। पहले छाप देता हूं, चिंता मत करो। हाइड हो गया क्या? रुको। अब ठीक है, एक बार प्लीज कंफर्म करें प्रशांत एंड मधु, क्या अब आपको एकदम प्रॉपर दिख रहा है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसके बारे में पहले लिखूंगा फिर समझाऊंगा। टोटल मेंबर्स थे 389।
ये नंबर्स रट्टे मारने हैं, 389296932924, ये सब आपको रटा हुआ होना चाहिए पेपर के लिए। इसमें थे 389 मेंबर्स, ठीक है दिख रहा है, बढ़िया। जिसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स थे दोस्तों वो थे 296, और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे वो थे 93। अब दोस्तों ये जो 296 है, इसमें 292 मेंबर्स जो थे ये थे ब्रिटिश प्रोविंसेस के, और 4 मेंबर्स जो थे दोस्तों ये थे ब्रिटिश कमिश्नरेट्स के, ब्रिटिश कमिश्नरेट्स के। ठीक है, अब ये 4 बता देता हूं कौन से हैं। ये एक तो दिल्ली है, इसमें एक अजमेर मारवाड़ है, एक कूर्ग है कर्नाटक वाला, एक बलोचिस्तान है, बलूचिस्तान जिसे आप कहते हैं, पाकिस्तान वाला बलोचिस्तान लिखा है लास्ट में, BALOCHISTAN, और नॉमिनेटेड जो है ये थे मेनली फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स। देखिए भारत अभी आजाद हुआ नहीं है, तो आप भारत में 2 तरीके के जगह इमेजिन कर सकते हैं। एक वो जो पूरे तरीके ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में है, वही उसे गवर्न करते हैं। एक वो जो राजा महाराजा निजामों के कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी वो जो है उन राजा महाराजा निजामों को ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते हैं। तो जिन इलाकों में मान लेते हैं कोई राजा कोई निजाम बैठे हैं, तो वहां पे इलेक्शन तो हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे तो राजा है, या फिर कोई राजकुमार है, या फिर कोई निजाम है, या फिर कोई नवाब है। तो इन इलाकों से होगा नॉमिनेशन, यानी उस इलाके से सबको ही पता है जो वहां का हेड है वो उस सीट पर बैठेगा, वो उस इलाके को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? तो 93 सीटें ऐसे भर गई वो प्रिंसली स्टेट्स से, जहां पर राजा महाराजा नवाब वगैरह बैठा करते थे, और बाकी 296 जो हैं ये भर गई वहां से जहां पर ब्रिटिशर्स डायरेक्टली अपने कंट्रोल चलाते थे। इसमें 4 इलाके ऐसे हैं जो कमिश्नरेट्स हैं। कल की क्लास में जब पार्ट ABCD स्टेट्स हमने पढ़े थे, तब वहां पर आपको इसे और डिटेल में मैंने समझाया था। और ये वो है ब्रिटिश प्रोविंसेस जो आज के आप प्रांत यानी स्टेट्स मान सकते हैं। तो 292 ब्रिटिश प्रोविंसेस, 4 ब्रिटिश कमिश्नरेट्स, इन सभी जगह यानी 296 सीट्स पर हुआ इलेक्शन। लेकिन 93 जो है, क्योंकि यहाँ पे राजा महाराजा नवाब और निजाम्स वगैरह बैठते थे, तो वहां पे हुआ नॉमिनेशन। तो टोटल सीटें हो गई 389, यानी भारत को दोस्तों रिप्रेजेंट करा गया इन 389 सीट्स से, जो मैं आपके लिए स्क्रीन पर डॉट्स बना रहा हूं। एंड कीप दिस इन माइंड, भारत तब पाकिस्तान में भी है, क्योंकि ऑफिशियली पाकिस्तान अभी भारत ही है। आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं ना? मैप इज ऑब्वियसली नॉट टू स्केल, मैं सिर्फ जल्दबाजी के चक्कर में ऐसा शेप बनाता हूं मैप का। रिद्धि जी, इस क्लास में डाउट सेक्शन ओपन नहीं करा जाएगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप एक काम कर दीजिए, मुझे भेज दीजिए, बट शायद मैं डाउट को ना ले पाऊँ। अगर रह जाए तो आप कल 5 बजे वाली क्लास में भेजिएगा। क्या आप सभी ने नोट कर लिया है? कृपया डन या डी लिखिए जैसे ही आप नोट कर लें। अब एक पेपर आपका PCS था, शायद यूपी वाला ही था, उसने एक सवाल पूछा था कि जब ये कंस्टिट्यूंट असेंबली बनी थी तो एक सीट कितनी जनता को रिप्रेजेंट करती थी? 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, इस तरीके के ऑप्शंस बनाए थे, और बहुत इजीली आप आंसर दे सकते थे उसका। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, उस समय की जो पॉपुलेशन है वो रही होगी, अब आप पॉपुलेशन की बात मुझसे करो, कितनी रही होगी? 30 करोड़ या 300 करोड़ या 3 करोड़? तुक्का मारो, कितनी पॉपुलेशन रही होगी उस समय? करोड़ में बताना भाई। आज की पॉपुलेशन करीब आप मान लो जी 150 करोड़ है, 160 करोड़, 170 करोड़ है दोनों देशों के मिला के। तो उस समय 3 तो नहीं होगी, 70-80 साल में इतनी ज्यादा तो नहीं बढ़ सकती। 300 भी नहीं हो सकती, पॉपुलेशन कम भी नहीं हो सकती, 30 करोड़ होगी। अब टोटल सीटें जो है 300-400 के आसपास है। तो क्या मैं ऐसा मान सकता हूं कि ऊपर मैं लिख दूंगा 30 करोड़? ऊपर तो 30 करोड़ लिखा है, समझ पा रहे ना? ये लाख के 5 शून्य, ये करोड़ के 2, और ये 30। नीचे मैं मान लेता हूं 300 सीटें हैं, मोटा मोटा रफ आइडिया। तो अगर आप इसे काटते हो तो ये कट गया, और यहां पर क्या बचा? 1 2 3 4 5 और 6, यानी 10 लाख आ गया आपके पेपर का आंसर। ये PCS के प्री का सवाल है। देखो कितना ही सिंपल सवाल था, अगर आप पेपर में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना जानते थे तो आपको इसके नोट्स कैसे बनाने हैं? 1 सीट वॉज अलॉटेड फॉर रफली, अप्रोक्सीमेटली, जैसे भी कहें, 1 मिलियन पीपल। ठीक है, वहां पे 1 मिलियन लिखा था तो 1 मिलियन लिख रहा हूं मैं पेपर में, अदरवाइज में 10 लाख भी लिख सकता हूं, एक ही बात है। आपको सिर्फ काली वाली बात नोट करनी है, ये लाल वाली बात चाहे तो लिख सकते हैं, रिवीजन में थोड़ा याद हो जाएगा, नहीं भी लिखेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। ये रफ कैलकुलेशन है ऑब्वियसली।
याद रखेंगे, भारत अभी आजाद नहीं हुआ है, ये भारत की आजादी से पहले हो रहा है। दोस्तों, जो डिवीजन ऑफ सीट्स हुआ था वो कम्युनल बेसिस पे भी हुआ था, यानी धर्म के आधार पे, कम्युनिटी के आधार पे भी हुआ था। वो कैसे था मैं आपको बता देता हूं। डिवीजन ऑफ सीट्स ऑन कम्युनल बेसिस। अभी सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो सीटें हैं वो आपकी टूटी हुई थी, कुछ नॉमिनेटेड की तरफ और कुछ इलेक्टेड की तरफ। याद है आपको ये बात? और यही सीटें जो है ये टूटी थी रिलीजन या फिर कम्युनिटी के आधार पर भी। कैसे? जनरल की जो सीटें थी वो थी 213, मुस्लिम्स के लिए जो सीट्स थी वो थी 79, और सिखों के लिए जो सीट थी वो थी 4। तो अगर आप इसका टोटल करते हैं तो ये आ जाता है 296। करीब एक पेज छोड़ सकते हैं आप। ठीक है, अभी ये सीटें बटी हैं, या समझ पा रहे हैं सीट कैसे बटी है? अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं। इसके बाद क्या हुआ जी, आप इसके नीचे लिख सकते हैं, जुलाई 1946 में हुए इलेक्शन और आ गया रिजल्ट, जिसमें कांग्रेस को मिली 208 सीटें और मुस्लिम लीग को मिली 73 सीट्स। ठीक है, और बाकी जो है 8 सीटें इंडिपेंडेंट लोग जीते थे। इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय लोग भी कुछ तो जीतेंगे ना, 8। और स्मॉल पार्टीज जो थी 1 सीट ईच, 1 बाय 7 पार्टीज। तो टोटल अगर आप देखते हो तो ये आ गया जी 281, 296 आ गया जी आपका। ये रिजल्ट है। देखिए, मुस्लिम सीटें 79 हैं और मुस्लिम लीग 73 सीट्स जीते हैं, इनमें कोई कनेक्शन नहीं है। हो सकता है मुस्लिम सीट पे कांग्रेस जीती हो सकता है जनरल सीट पे मुस्लिम लीग जीती हो। समझ पा रहे हैं फर्क क्या? मुस्लिम लीग वॉज अ पॉलिटिकल पार्टी लाइक कांग्रेस, और मुस्लिम्स जनरल या सिख ये जो है कम्युनिटीज हैं। समझ पा रहे हैं? यानी एक सीट मान लेते हैं जी मुल्तान, हाइपोथेटिकल बात है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मुल्तान का ऐसा था। ठीक है, आई हैव टू चेक दैट। मान लेते हैं मुल्तान में इलेक्शन हुए तो वहां पर क्या हुआ होगा, मान लेते हैं वो सीट जो है जनरल कैटेगरी की थी, तो मे बी उस सीट को इंडिपेंडेंट के किसी ने जीत लिया, मे बी कांग्रेस के किसी इंसान ने, मे बी मुस्लिम लीग के किसी इंसान ने, मे बी किसी और छोटी मोटी पार्टी के द्वारा। समझ पा रहे हैं? तो मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिली, कांग्रेस को 208 सीटें मिली, इंडिपेंडेंट निर्दलीय को 8, और बाकी 7 सीटें छोटी छोटी पार्टीज में बट गई। ठीक है जी, अब इससे क्लियर हो गया मुस्लिम लीग को कि हम नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। हम 1/3 पे बैठे हैं करीब करीब एज कंपेयर टू कांग्रेस। तो इस वजह से ये भी एक रीजन था कि पाकिस्तान की जो डिमांड है वो और बढ़ चढ़कर सामने आ गई, बिकॉज इन्हें पता था कि अब नहीं तो कभी नहीं वाली सिचुएशन है इन लोगों के लिए। ठीक है, और ये पक्का हो गया कि इंडिया और पाकिस्तान अब 2 देश बनेंगे। याद रखेंगे, वोटिंग एज जो थी 21 ईयर्स थी। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हैं कि वोटिंग सिर्फ वो 290 सीट्स पे ही क्यों हो रही है, बिकॉज बाकी इलाकों से राजा महाराजा नवाब निजाम एटसेट्रा ये लोग जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उन इलाकों में वोटिंग नहीं होती, वहां का हेड पहले से ही पता होता है कि कौन है। फाइनली ये 296 लोग और वो 93 लोग ये जाकर बैठेंगे उस कमरे में, जैसे आज लोकसभा में लोग जाकर बैठते हैं। आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं। इस तरीके जाके बैठेंगे ना, इसके अंदर मान लेते हैं कुछ मुस्लिम लीग के लोग हैं जो इधर बैठे, जिनकी सीटें मान लेते हैं इधर हैं, कुछ और निर्दलीय लोग हैं जो ऐसे कहीं बैठे हैं, ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो यहां पर अब इन्हें जाकर जो है वहां पर बैठना है। Dazai, in that case, you might have to you will have to come tomorrow at 5, because maybe I won't be taking the doubts in this class. You can still send your doubt. I'll try to solve it, but I'll be ending the class a bit early this time. I'll be ending the class at around 11:50. So you can send the doubt and you can watch the recorded session. In case your doubt is cleared, you can simply continue with the studies. In case it is not cleared, you can come tomorrow at 5 p.m. ठीक है जी, अब बात को समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं सिटिंग्स पे। सिटिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये जो अभी तक मैंने आपको बताया है, अगर आपको एक कम समझ में आया है तो इट्स ओके, बिकॉज वो टॉपिक ही ड्राई है, काफी अजीबो गरीब सा टॉपिक है और बच्चों को समझने में उसे जनरली तकलीफ होती ही है। तो आप याद कर लो चीजों को, जहां पर भी आपको तकलीफ ज्यादा है उसे याद कर लो। दसई जो अगली 2 क्लासेस हैं वो कल है मेरी, एक 5 बजे है, एक रात को 10 बजे है। 5 वाली में आ जाना, जिससे किसी वजह से तब भी क्लियर ना हो तो 10 वाली में तो हो ही जाए। पहली सीटिंग जो है वो हुई है 9 दिसंबर। रट्टा मार लेना जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आकर्ष, आई आई वुड से एज अर्ली एज पॉसिबल आप उसे शुरू कर लीजिए। बाकी करना चाहे मई से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन दैट केस आप बाकी खुद प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है जी। पहली सीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को, और मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड दिस सिटिंग। समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? मुस्लिम लीग आई ही नहीं उस मीटिंग में। ये जो मैंने अभी सीटें आपको पर्पल कलर से बना के दिखाई थी, ये खाली ही पड़ी रह गई, बिकॉज जो लोग मुस्लिम लीग की तरफ से जीते थे वो इसके अंदर आए ही नहीं। उन्होंने कहा जी हम इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को नहीं मानते। क्योंकि ये पहली सीटिंग थी दोस्तों, तो इसके अंदर कोई ना कोई तो चेयरमैन चुने चुने जाने थे। तो टेम्पररी चेयरमैन जो है वो बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, बिकॉज ही वॉज द एल्डेस्ट अमंग ऑल। ये सबसे बड़े थे वहां पर, तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट आप कह सकते हैं इनको जो है उस दिन के लिए, सच्चिदानंद सिन्हा जी को उस दिन के लिए चेयरमैन यानी हेड बनाया उस पर्टिकुलर मीटिंग का। सच्चिदानंद सिन्हा जी को याद रखेंगे, ठीक है। एंड दिस सिटिंग या मीटिंग, कुछ भी कहें, वॉज अटेंडेड बाय 211 मेंबर्स। आज की क्लास का डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रट्टे मार लेना, कहीं पर ना भी समझ आए तो भी कड़वा घूट पी के रट्टे मार लेना, छोड़ना मत डेटा को। कोई और क्लास छोड़ दोगे तो उससे फिर भी कम लॉस होगा, बट आज की इस क्लास को मत छोड़ना। पहली सीटिंग कब हुई पता होना चाहिए, टेम्पररी चेयरमैन कौन थे पता होना चाहिए। 211 मेंबर वाला सवाल अब तक एक बार भी नहीं आया है। स्टिल मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा हाई लेवल जाकर पढ़ा रहा हूं। सेकेंड सीटिंग हुई दोस्तों एक दिन छोड़ के, 11 दिसंबर 1946 को। मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड दिस सिटिंग, यानी मुस्लिम लीग आएगी ही नहीं इसमें, ये क्लियर हो चुका है, क्योंकि उन्होंने इस वाली सीटिंग को भी बॉयकॉट कर दिया है। और इसके अंदर परमानेंट चेयरमैन डिक्लेयर करे गए, परमानेंट चेयरमैन डिक्लेयर करे गए, जिन्हें आप प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, नोट करिए कुछ रह गया है तो। आज स्पीड थोड़ी बनानी होगी आपको, मैं आपके साथ कोऑपरेट कर रहा हूं, आपको मेरे साथ करना होगा, इसमें आपकी और मेरी दोनों की भलाई है। ठीक है। परमानेंट चेयरमैन जो कि प्रेसिडेंट भी आप जिन्हें कह सकते हैं, वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और परमानेंट, परमानेंट वर्ड इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज पेपर ऐसे कीवर्ड देता है। वाइस चेयरमैन बने, या वाइस प्रेसिडेंट भी आप इन्हें कह सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। ये दो चुने गए, HC मुखर्जी जी और VT कृष्णामाचारी जी। VT कृष्णामाचारी जी और HC मुखर्जी जी। ठीक है। और परमानेंट एडवाइजर जो है वो चुने गए BN राव जी। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेता हूं, डोंट वरी। एक बार कंफर्म करें। ठीक है जी, मैंने उतना ही एफर्ट लगाया है अभी पिछले आधे मिनट में इस क्लास को ठीक करने के लिए, जितना 5 स्टार की एड में वो इंसान लगाता है जो 5 स्टार खा रहा होता है। बिकॉज मुझे पता है कि अपने आप ही ये ठीक होगा, मैं इसमें चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता। फटाफट छापिए। सेकंड सीटिंग जो हुई दोस्तों वो 11 दिसंबर 1946 को हुई, एक दिन छोड़ के, और मुस्लिम लीग ने इसे भी बॉयकॉट कर दिया।
और परमानेंट चेयरपर्सन जो बने, चेयरमैन बने, प्रेसिडेंट बने, जो भी बोलना चाहें वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। परमानेंट वाइस चेयरमैन दो चुने गए, एच सी मुखर्जी जी और वीटी कृष्णामाचारी जी। और परमानेंट एडवाइजर जो है वो चुने गए बी एन राव। तो पेपर आपसे पूछेंगे हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। वाइस चेयरमैन कौन थे, आपको आंसर देना है। एडवाइजर कौन थे, बी एन राव जी। ठीक है, नोट कर लिया तो प्लीज डन या डी लिखे, मैं आगे बढ़ता हूं। तीसरी सिटिंग में जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव करा गया या अनाउंस करा गया, बोला गया, जैसा भी कहें, बाय जवाहरलाल नेहरू जी। थर्ड सिटिंग ये हुई 13 दिसंबर 1946 को। और इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बोले या अनाउंस्ड बोले बाय पंडित जवाहर लाल नेहरू जी, ध्यान रखेंगे। और यही वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो आगे जाके प्रियम्बल का रूप लेगा। ये भी आपके पेपर का ही सवाल है। अभी 1946 चल रहा है और इस पॉइंट पे जो है, अभी जो हितेश ने एक वर्ड लिखा था लॉर्ड विवेल, वही है वाइस रॉय। आर्कीबाल्ड या आकीबाल्ड करके इनका नाम है कुछ, आकीबाल्ड विवेल, ये वाइस रॉय थे, लिख देता हूं अभी। और ब्रिटिश पीएम है क्लेमेंट एटली एट दिस टाइम। ब्रिटिश पीएम, क्योंकि पेपर पूछता है ना जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो उस समय ब्रिटिश पीएम कौन थे, तो अपने को पता होना चाहिए, क्लेमेंट एटली थे। और याद रखेंगे ये जब भारत आजाद हुआ था तब भी यही थे। मैं इनका टेन्योर ही लिख देता हूँ 1945 से 1951। डार्क एक बार रिफ्रेश कर लो, ऐसे नाम मत रखा करो। आपके जो स्क्रीन है वो आपके नाम से लग रहा है इंस्पायर हो गई है। इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो थी लेबर पार्टी। और जो वाइस रॉय थे दोस्तों, बैक कर दूं 3 सेकंड, अभी कर देता हूँ, लॉर्ड विवेल, आर्की बाल्ड या बैल्ड विवेल। 3 सेकंड के लिए बैक करता हूं, 1, 2, 2:45, 3। अजीत जी वो बोनस हो जाएगा क्वेश्चन, बिकॉज वाइस चेयर पर्सन है तो दोनों है, ऐसा वो कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। ये वैसा कुछ सवाल हो गया, मतलब अदरवाइज मत लीजिएगा, बस समझा रहा हूँ कि बताओ क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में कौन सी टीम खेली, तो दो ही खेली। कोई ये नहीं कह सकता कि अरे एक टीम का नाम मैं कैसे चूज करूं, क्योंकि दो ही है, यहां पर भी दो ही है, तो दोनों को दोनों ही सही है। अच्छा, जब भी मैं ऐसे कमेंट करता हूँ कभी भी पर्सनली अपने ऊपर नहीं लेना है, मेरा समझाने का तरीका ऐसा है और कुछ नहीं है, ठीक है। एनालॉजी पढ़ाता हूँ, पढ़ा था अपने टाइम पे रीजनिंग में, तो उसका थोड़ा थोड़ा उपयोग कर लेता हूँ। बिल्कुल ऐसा हो सकता है अगला ऑप्शन बोथ हो और चौथा ऑप्शन नन हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है जी, नोट कर लिया आप लोगों ने, तो मैं आगे चलूं। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबैटन बिकेम द न्यू वाइस रॉय। रुकिए, मैं अपनी वीडियो देख लेता हूँ कहाँ तक आ रही है, बहुत दूर हूँ अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्च 1947 में नए वाइस रॉय बन गए लॉर्ड माउंटबैटन, और इन्होंने 3 जून को पेश किया माउंटबैटन प्लान, प्रेजेंटेड हिज प्लान, कि ये काम कैसे होगा, कैसे एक देश आजाद होगा और साथ में ही दो हिस्सों में टूटेगा, माउंट बैटन प्लान। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। और इसी से बना एक एक्ट, एक्ट तैयार हुआ 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947 पाकिस्तान आजाद होगा, 14 अगस्त 1947 इंडिया आजाद होगा, 15 अगस्त 1947।
मूव्ड बाय का मतलब अनाउंस्ड बाय, वही कीवर्ड लिखा जा रहा है सलोनी जी जो पेपर में आता है। ठीक है जी, ये जो एक्ट है दोस्तों, ये है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। ये पास हुआ, या जैसा भी कहें, वैसे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से पहले ही पास हो गया था। अगले पेज पे लिख देता हूँ इस एक्ट के बारे में एक दो बातें। 5 जुलाई को इसे जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया था। सर आप तो ज़्यादा ही सॉफ्ट कंपेयरिंग टू अदर टीचर्स, आई होप दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट। बाकी क्या पता, ये तो टॉम ही बताएंगे। ये तारीफ है, बुराई है, मोटिवेशन है, क्या है, मुझे एक बार बताइए। क्या करूँ, गला घोट दूं बच्चों का अगर वो बच्चे जरा सी भी हंसी मजाक करते हैं तो? नहीं ना। क्या गलती है आप सबकी, अगर आप थोड़ा सा जिंदगी में खुशी पाना चाहते हैं तो? एसएससी की तैयारी ही तो है, कोई जीना मरना थोड़ी है। खुशी खुशी भी हो सकती है। बहुतों का सिलेक्शन हुआ है यहाँ से, आराम से, खुशी खुशी तैयारी करके। देखिए मैं समझता हूँ आप लोगों के मन में क्या चलता है। ये तैयारी इतनी आसान नहीं है जितनी हम लोग शो करते हैं टीचर्स, कि आसान है, हो जाएगी 4 महीने में, ये वो कुछ नहीं, बहुत मुश्किल है। तो वो मुश्किल हालात में अगर एक इंसान आपको खुश रख के हंसी मजाक करके तैयारी कराता है तो आई थिंक वो एक अच्छी बात है। बिकॉज ये बहुत मुश्किल काम है जो आप कर रहे हैं। ये जो मोहल्ले के लोग कहते हैं ना कि अरे वो तो तैयारी ही कर रहा है, तुम करके देख लो, तुम्हें पता लगे कितना मुश्किल होता है। रीजनिंग में जब 40 नंबर आते हैं ना 50 में से, मूड खराब होता है, इतना मुश्किल है। जो कंपटीशन है ना, 150 नंबर पे बच्चा घबराता है आजकल। तो वो, मेरा मानना ये है कि जो सिंसियर है वो प्यार से समझता है, और बस इसलिए मैं डांटता नहीं हूं अननेसेसरी, और जरूरत भी नहीं पड़ती। खैर इस एक्ट के बारे में बताते हैं। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। बस करिए सर, रुलाइएगा क्या, अरे तुम नहीं रोते ऐसे, मैं जानता हूं तुम लोगों को। पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट 5 जुलाई 1947। बट दोस्तों यहाँ पर तो सर आपने 18 जुलाई लिख दिया है, 5 जुलाई लिख दिया, पेपर में हम क्या करेंगे, हम तो उदास हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, जैसे हमारे देश में प्रेसिडेंट जब तक पास नहीं करते तब तक वो एक्ट नहीं बनता, ऐसे ही वहां पर जो है जब वहां के जो किंग क्वीन है वो इसे अप्रूव नहीं करते तब तक ये एक्ट नहीं बनता। तो याद रखेंगे, रिसीव्ड रॉयल एसेंट ऑन 18 जुलाई 1947। कशिश जी इंटरनेट पे चेक कर लेना, आई थिंक दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, स्टिल इफ यू वांट टू चेक यू कैन प्लीज चेक ऑन द इंटरनेट। ठीक है। किंग जॉर्ज द सिक्स्थ थे ये जो रॉयल भाई हैं, किंग जॉर्ज द सिक्स्थ। देखिए कशिश जी क्या है ना, कई जगह कट शॉर्ट करना ही पड़ता है, तो बस वही करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अब कई लोग के मन में आता होगा सर पाकिस्तान 14 को, भारत 15 को क्यों आज़ाद हुआ। उसका रीज़न ये है कि अ, जब पाकिस्तान वाले इलाके में अनाउंसमेंट हुई थी, हमारे और पाकिस्तान के बीच में करीब करीब आधे घंटे का गैप है, वो चलता है जीएमटी प्लस 5 घंटे, और भारत है जीएमटी प्लस 5.5 घंटे। तो जब वहां पर अनाउंसमेंट हुई, उस काम को पूरे प्रोसेस को पूरा होने में समय ज़्यादा लगना था, इसलिए भारत ने एक फ्रेश दिन चुना, और इसलिए हमने अगला दिन चुना, यानी 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हुए। एसेंट मतलब अप्रूवल, क्या हो गया आप लोगों को, प्रेसिडेंट भाई क्राइंग इन दी कॉर्नर। बिल को एसेंट मिल सकता है, रिजेक्ट हो सकता है, होल्ड हो सकता है। ये शब्द तो 10,000 बार बता चुका हूं इस कोर्स में। ASSENT। ठीक है जी। अब हम बात जो भी करेंगे वो भारत की करेंगे, यानी जो टोटल मेंबर्स थे वो कम हो जाएंगे क्योंकि कुछ मेंबर्स चले गए पाकिस्तान की तरफ आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडियन याद रखेंगे, भारत की बात होगी अब बस, तो बंदे रह जाएंगे कम, क्योंकि कई सारे लोग तो पाकिस्तान की तरफ चले गए। जैसे बलूचिस्तान का जो पर्सन था, वो थोड़ी हमारी गिनती में काउंट होंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसके अंदर रह जाएंगे केवल 299 लोग। एसेंट तो एसेंट ही होती है, फिर ये सो कॉल्ड रॉयल एसेंट क्यों? देखिए एक होता है बॉन्ड,
एक होता है फेवी बॉन्ड, एक होता है जेम्स बॉन्ड, तीनों अलग अलग है। ऐसी एसेंट का मतलब अप्रूवल होता है, बट जब कोई किंग या क्वीन या मोनार्क उसे अप्रूव करते हैं तो उसके आगे हम रॉयल लगाते हैं उन्हें सम्मान देने के लिए, जिसके वो लायक हो ना हो वो उनका पर्सनल मैटर है, बट क्योंकि वहां के किंग ने इसे अप्रूव करा है तो वो रॉयल काम माना जाएगा। जैसे किंग की जो फैमिली है वो रॉयल फैमिली मानी जाती है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 299 मेंबर्स, ध्यान रखेंगे। अब अपने को ये 299 पे फोकस करना है। अब पेपर में क्या होगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा आपको नंबर्स में, याद रखना पहले का सीन के नंबर अलग हैं, ये वाले नंबर्स अलग हैं। 299 में दोस्तों 229 मेंबर्स जो थे ये थे इलेक्टेड और 70 थे नॉमिनेटेड, और जो बाकी 90 हैं 90 पाकिस्तान, बाकी 90। समझ पा रहे हैं मेरे दोस्तों? अरे नहीं समझ पा रहे, देखो टोटल 389 थे, उसमें से 299 बचे, तो 90 बच 90 रह गए ना। देखिए 389 थे ब्रिटिश इंडिया के, उसमें से 299 बन गया इंडिया और 90 बन गया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान वाले से अपने को कोई मतलब नहीं है, ये जो 299 है इसका ब्रेकअप अपने को पढ़ना है, वो यहां पर लिखा हुआ है। दिव्य ज्योति जी, पिछली स्लाइड पे मैंने आपको ये बताया कि लॉर्ड विविल जो है वो वाइसरॉय थे जब 1946 चल रहा था, है ना। लेकिन जब 1947 आया तो एक नए वाइसरॉय को चुना गया जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबैटन, और उन्होंने एक प्लान पेश करा जिसे हमने जून द थर्ड प्लान कहा, 3 जून को, क्योंकि वो जो है पेश करा गया था। और उस प्लान के तहत भारत को आजाद होना था और भारत के 2 हिस्से होने थे। अब ये जो एक्ट आया, याद रखेंगे, ये आया 18 जुलाई 1947 को। भले ही वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 5 जुलाई को पास कर दिया था, बट क्योंकि वहां के जो किंग है उन्होंने उस पर साइन करे थे 18 जुलाई को, तो ऑफिशियली वो एक एक्ट बना था 18 जुलाई 1947 को। उस एक्ट के तहत भारत को आजाद होना था 15 अगस्त को और पाकिस्तान को आजाद होना था 14 अगस्त 1947 को। अब आजादी हो गई, हम 15 अगस्त के आगे पहुंच चुके हैं, भारत एक आजाद देश है। और भारत जो पूरा आप इमेजिन कर रहे हैं, जिसमें आज लोकसभा में 550 सीटें हैं, उसमें टोटल 299 सीट्स होने वाली हैं। इसमें से 70 लोग नॉमिनेट होंगे, अगेन वही सेम निजाम नवाब दिस दैट वाले, और बाकी 229 जो है वो वहां पर इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे। जो गैप है 389 और 299 के बीच का 90 का, वो पाकिस्तान वाले एरिया के वहां के लोग हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी नहीं करते बिकॉज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है जी। आई होप आप पूरे तरीके से समझ चुके हैं, मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है आपको अच्छे से इसे समझाने की। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर ये जो लोग बैठे हैं 299 लोग बैठे हैं ना, बहुत सारे, इनका काम क्या है, क्यों मिले हैं ये? इनका काम है संविधान बनाना, याद रखेंगे। और साथ में और बहुत सारे काम, जैसे कि अपना कौन सा एंथम होगा, कौन सा सॉन्ग होगा, कौन सा फ्लैग होगा, ये सब चीजें जो है इनका काम है डिसाइड करना, ठीक है। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया है, इसका काम है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान रखेंगे, एंड अदर थिंग्स। अदर थिंग्स का मतलब और भी लोगों के काम थे, जैसे कि भारत को एक करना है। भले ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया है, बट भारत को एक करने का है, जो आज का भारत है उसे ऐसे का ऐसे दिखाने का जो क्रेडिट है वो तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को देते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग कमिटीज बनी हुई थी जिनके अलग अलग काम थे। अभी के लिए हम सिर्फ सिंपल चीज से शुरू करते हैं कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, इनका मेन काम था संविधान बनाना, और साथ में और भी बहुत सारे काम थे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहूंगा। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने, आप दोबारा भी चाहें तो इसे लिख सकते हैं, मैं इसी से एरो उतार रहा हूं, अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947, साथ में नेशनल एंथम ऑन 24 जनवरी 1950, नेशनल सॉन्ग ऑन 24 जनवरी 1950, इलेक्टेड, याद रखना अडॉप्ट नहीं है, इलेक्टेड है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑन 24th Jan
1950। छापिए फटाफट। ठीक है जी। अब किसी को, वैसे सबको पता ही होगा, स्टिल लिख देता हूं। ये जो नेशनल एंथम है, ये है जन गण मन। अब इसकी डिटेल में दोस्तों नहीं जाऊंगा, अदरवाइज ये अपने आप में एक टॉपिक है, किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा, इसका मतलब क्या है, कितनी इसकी लेंथ है, ये सब मैं यहाँ पर जो है नहीं लिखूंगा। ठीक है। और ये जो सॉन्ग है, ये है अपना वंदे मातरम। ठीक है। शॉर्ट में बता देता हूँ, चलो। ये लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा, बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये जो जनगण मन है, ये बाय रविंद्रनाथ टैगोर साहब। ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। इसके बारे में हम बहुत सारे डिस्कशन कर सकते हैं, बट अगेन वो पर्पस बीट हो जाएगा, जो पढ़ा रहा हूँ उस पर मेरा फोकस है। वो चाहे तो आप खुद पढ़ सकते हैं। पेपर ये सब डेटा भर भर के पूछता है, आज की क्लास को खा जाइएगा, इतनी इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। इसलिए इसे कल नहीं कराया, बिकॉज कल 2 क्लासेस हैं, तो कल ये वाला काम कराता तो आपको ज्यादा दिक्कत आती, भारी हो जाता कंटेंट, इसलिए आज करा रहा हूं। ठीक है जी। नोटेड। नहीं दिव्य ज्योति जी, आपका होमवर्क है, क्या आंसर है? इन ऑल यानी ओवरऑल, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 11 सेशंस, 11 सेशंस हुए थे। ध्यान रखेंगे। मैं अपनी वीडियो को हटा देता हूं। ठीक है। ओवर यानी कब से कब तक? 2 साल, 11 महीने एंड 18 दिन। ये याद करना है, क्या कर सकते हैं, यही जिंदगी है। याद रखेंगे। मोर देन, नहीं ऐसे नहीं, और अच्छा फ्रेम करना। बहुत बढ़िया। ऐसे लिखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ मोर देन 60 कंट्रीज वर स्टडीड टू प्रिपेयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। ध्यान रखेंगे। और ये फाइनल नहीं था, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी पहले एक रफ स्केच बनाया गया था, फिर उसके बाद क्या हुआ था जी, उसमें इनपुट्स मांगे गए थे, और उसके बाद फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट करा था। ये जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इट वाज कंसिडर्ड या डिस्कस्ड फॉर 114 दिन। देखिए, अगर आपका एसएससी का पेपर ना होता तो ये सब बातें आपके लिए काम की नहीं है, बट एसएससी इस तरीके के सवाल पूछता है, इसलिए आपको ऐसा डेटा पढ़ाया जा रहा है। ये वैसे रेलिवेंट नहीं है लाइफ में कि 114 दिन थे या 116 दिन थे, बट एसएससी ये सब पूछता है, इसलिए हमारे लिए तो एटलीस्ट ये रेलिवेंट हो ही जाता है। टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड। अब देखिए, ये सब काम हुआ तो खर्चा भी हुआ होगा, तो खर्चा 64 लाख रुपए हुआ था करीब करीब संविधान को बनाने का। 64 लाख रुपीज। फाइनल सेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। नोटेड। तो मैं चलूं आगे। Constituent Assembly held its final session on 24th January 1950। यस दिव्य ज्योति जी।
114 दिन, सही लिखा है। दोस्तों कहानी कुछ ऐसी है कि 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा जो है आपस में मिली। ये इसके बीच में हो गए 11 सेशंस। उसके बाद हम सब जानते हैं कि 1951-52 में हुए हैं इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस, जिससे पहली सरकार चुनी गई है ना, इलेक्शन हुए। इसके बीच में जो समय है, ये जो 26 जनवरी को हमने जो है अपना संविधान पूरे तरीके अडॉप्ट करा है, ये वाला जो समय है, इस समय प्रोविजनल पार्लियामेंट थी। इसके बाद जो है आपके पहले प्रॉपर इलेक्शन हुए थे 1951-52 में। आई होप शुभराज आपने नोट कर लिया है। आगे चलते हैं, इसे छाप लीजिए। इनकर होना मतलब कोई चीज होना, जैसे आई हैव इनकर्ड अ लॉस ऑफ 1 लाख, दैट मीन्स मेरा 1 लाख का नुकसान हो गया। टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इज 10 रुपीज, तो मैंने 10 रुपए का खर्चा कर दिया। इनकर्ड मतलब हुआ। नोट कर लिया जी। 24 जनवरी वाली बात पता होनी चाहिए। ये नीचे वाला ये टाइमलाइन नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बनाई है। नरेश जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट ये मेरी तरफ से बंद नहीं करा गया है, ये अनअकैडमी की तरफ से कोई टेक्निकल इशू है और इस पे काम चल रहा है। उम्मीद है जल्दी ही पहले जैसी चीजें हो जाएंगी और आपको पीडीएफ वगैरह मिलने लगेगी। मैंने ऑलरेडी ये जो इशू है ये मतलब टीम को रेफर कर दिया है। ठीक है जी। चलिए अब आपको बता देते हैं मेजर कमिटीज। कमिटीज का क्या काम है। कमिटीज जैसे टीम, कभी कभार क्या होता है, मान लेते हैं कि एक बड़ी टीम है, बहुत सारे लोग हैं, 100 लोग। अब उन्हें काम डिवाइड करना है तो क्या होगा, उनके एक्सपर्टीज के हिसाब से उन्हें किसी ना किसी कमिटी में बैठा दिया जाएगा। जैसे कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छा करता है तो उसकी एक कमिटी बना दी, किसी की डिजाइनिंग अच्छी है तो उसे डिजाइन की कमिटी में डाल दिया, है ना। ऐसे मतलब अलग अलग कमिटीज बनाई जाती है। तो ऐसे ही उस समय भी कमिटीज बनाई गई थी, जिसके बारे में पेपर आपसे पूछता है कि हु वाज द हेड ऑफ दिस कमिटी, पता होना चाहिए। मेजर कमिटीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, यूनियन पावर्स कमिटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, इन दोनों ही कमिटीज के हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कलर थोड़ा चेंज करके लिख रहा हूं, थोड़ा सा तो बोरिंग कम होगा उम्मीद है उससे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, इनके काम नहीं पढ़ाए जाएंगे। कभी यूपीएससी की तैयारी करिएगा तो पढ़िएगा जरूर, बट एसएससी ने जिंदगी में एक भी सवाल वहां से नहीं फेंका है आपके सामने, तो उस पर अपन फोकस नहीं करेंगे समय की कमी की वजह से और रेलिवेंस ना होने की वजह से। ड्राफ्टिंग कमिटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। नोट करिए, डन लिखिए, आगे चलता हूं। याद रखेंगे टोटल 22 कमिटीज बनाई गई थी। ये सारी नहीं पढ़ा रहा, मेन मेन पढ़ा रहा। यस नरेश जी, कुछ एजुकेटर्स का इंटरफेस पहले जैसा हो गया है पुराना, बट अभी मेरे पार्ट पे ऐसा नहीं हुआ है। और जैसे ही वो होगा तभी यहाँ पे चीजें बेटर होंगी। ऑलरेडी टीम को रेफर करा है, बट आई होप नरेश जी आप समझ रहे हैं, मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, तो मैं ज्यादा इस पे कुछ कर नहीं सकता। सर यू आर नॉट हिलिंग डुलिंग एंड ऑल्सो नॉट बॉइलिंग। अच्छा जी, अंग्रेजी की ये किताब अभी मैंने नहीं पढ़ी। ये कौन सी किताब है।
अभी बताइए, बंद कराते हैं इस किताब को, खत्म कराते हैं दुनिया से। चलें जी आगे। क्या यहां तक की बातें आप समझ पाए हैं? अगले नंबर पे रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी। कमिटीज काफी सारी हैं हितेश जी, बट मैं आपको गिनी चुनी 7-8 ही पढ़ाता हूं, वैसे टोटल 22 है। तो आप और पढ़ना चाहें बिल्कुल पढ़िए, बट देखिए अगर मैं पूरी 22 लिख दूंगा तो मैं तो लिख के चला जाऊंगा, बट फिर उनमें से पेपर कौन सी ज्यादा पूछता है वो आप नहीं पहचान पाएंगे, इसलिए मैं मेजर ही पढ़ा रहा हूं। इसलिए मैंने टाइटल में टोटल नहीं लिखा, मेजर वर्ड इस्तेमाल करा है, वो भी कैपिटल में। यस राहुल जी, ड्राफ्टिंग कमेटी का डिस्कशन आगे चल के मैं करूंगा, क्योंकि इन्होंने ही संविधान बनाया था, इसलिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान का डिस्कशन हुआ था, बट जो बनाया गया था वो ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा था। यानी इन्होंने बनाया, फिर सबने डिस्कस करके उसे लागू कराया। ठीक है जी, मैंने बैक कर दिया है शुभराज, आई होप आपने लिख लिया होगा। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कंट्रोल में थी, यानी इनके अंडर थी। स्टेट्स कमेटी, ये जवाहरलाल नेहरू जी के कंट्रोल में थी। और स्टीयरिंग कमेटी जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कंट्रोल में थी। हम्म, नोट करिए जी। कमेटी को हिंदी में समिति कहते हैं। बाकी इनके शुद्ध हिंदी वाले नाम बेटा आप लोगों को इंटरनेट से देखने पड़ेंगे, अगर आप किसी कोई ऐसा है जो हिंदी में जानना चाहता है। नोटेड, चलें आगे। एक बार प्लीज कंफर्म करिए कि आप मुझे देख पा रहे हैं। क्या मैं हिलिंग हिलिंग डुलिंग बॉइलिंग जो भी आप कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में, वो सब हो रहा है? बताइए जरा। जिंदगी बढ़िया चल रही है, नहीं चल रही है? फिर ठीक है, चलते हैं दोस्तों आगे। अब बात कर लेते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की। स्टीयरिंग कमेटी लिखा गया है, इसे ऐसे ही बोला जाता है, पेपर में आपको यही कीवर्ड दिखेगा, और इसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। दोस्तों इन्हें एक्सप्लेन नहीं करा जाएगा बिकॉज वो रेलिवेंट नहीं है, वरना ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, सारी की सारी कमिटीज के बारे में जानना, क्या फर्क है, किसने क्या करा, किसने कैसे क्या करा, वो सब जान सकते हैं आप, काफी इंटरेस्टिंग है, बट मैं यहाँ पर उसके बारे में नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। चलो जी चलते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं जी ड्राफ्टिंग कमेटी की। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, और ये बनी थी 29 अगस्त, ये याद रखना है, 1947। रट्टे मारने हैं इस पे, रट्टे।
और इसका काम था, जैसा कि नाम में देख रहे हैं, ड्राफ्ट तैयार करना, प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। मेंबर्स थे 7, चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। पढ़ लो बेटे पढ़ लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में। चुटकुले मारते मारते जिंदगी चुटकुला हो गई है, अब तो समझ जाओ। पढ़ लो बेटे पढ़ लो। नोट करिए। अब ये 7 मेंबर्स कौन से हैं लिखवा दूंगा, चिंता मत करो अगले पेज पे। राम नरेश जी, सब चीजें इधर से ठीक चल रही है, जिसे तकलीफ है एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। मेंबर्स, सबसे पहले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। दूसरे नंबर पे, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूं क्या? बड़ा ही लिख देता हूं, फिर आप कहेंगे ब्लर्ड है स्लाइड। बड़ा बड़ा लिख देता हूं थोड़ा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी एन गोपाल स्वामी अयंगर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर डॉक्टर K.M. मुंशी जी सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी बाकी दो नाम अगले पेज पे लिखता हूं। आपको अभी तक मेजर कमिटीज के 8 नाम के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी की एक स्लाइड बताई गई है जिसपे 4 बातें लिखवाई गई हैं, और उसके बाद जो है आपको मेंबर्स वाली स्लाइड दिखाई जा रही है जिसपे अभी 5 नाम लिखे हैं, और अगले 2 नाम जो है अगले पेज पे लिखे जाएंगे। आज स्पेशल क्लास नहीं हुई थी दिव्य ज्योति जी। कल आपकी 2 प्लस क्लासेस हैं, एक 5 से लेकर 7 बजे, एक रात को 10 बजे, और एक स्पेशल क्लास है शाम को 8 बजे। ठीक है जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, काफी समय दे दिया है छापने का। एन माधव राव। B.N. राव जी अलग हैं और ये अलग है, ध्यान रखेंगे। ही रिप्लेस्ड, इनकी जगह पहले B.L. मित्तर जी थे, जो मित्र जी थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था किसी वजह से। थोड़ा साफ साफ लिखते हैं, B.L. हो रिजाइंड। और 7वें नंबर पे T.T. कृष्णामाचारी जी। ही रिप्लेस्ड D.P. खैतान जी, who died in 1958।
सर आप कुछ कुछ बोलते रहिए, बस ये तो फिक्र है आप लोगों की, वरना इतने में तो कोई बुरा मान ही जाए। चलो फटाफट नोट करो, आगे चलते हैं फिर। आप लोग मजाकिया तो है, ये बात मैं मानता हूं, बट क्या कर सकते हैं। फटाफट छापिए, आगे चलते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है ये बनी 29 अगस्त 1947 को। फरवरी तक पहला ड्राफ्ट बना के पब्लिक को भेजा गया, अखबारों में प्रिंट करा गया, और अक्टूबर 1948 तक इन्होंने जो है दूसरा ड्राफ्ट तैयार कर दिया, और उसके बाद बना फाइनल ड्राफ्ट 4 नवंबर को। ठीक है जी। बी आर अम्बेडकर जी, क्योंकि वो हेड थे इस कमेटी के, तो बी आर अम्बेडकर जी ने क्या करा, फाइनल ड्राफ्ट पेश करा 4 नवंबर 1948 को। इंट्रोड्यूस्ड द फाइनल ड्राफ्ट, अभी भी ड्राफ्ट है, नोटिस करो। बैक स्लाइड चलो लिखो। ठीक है, नोट कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। बी आर अम्बेडकर इंट्रोड्यूस्ड द फाइनल ड्राफ्ट इन द असेंबली ऑन 4 नवंबर 1948। ठीक है जी। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक हुआ इसका जनरल डिस्कशन ऑन ड्राफ्ट। 4 नवंबर से 9 नवंबर, करीब करीब एक हफ्ता इस पे मोटा मोटा डिस्कशन हुआ, ऊपर ऊपर से डिस्कशन हुआ। ठीक है जी। और उसके बाद 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन, यानी हर एक बात जो लिखी गई है उसका डिस्कशन करा गया। ठीक है, मैं एक काम कर देता हूं दोस्तों, क्योंकि आपको लैग बहुत ज्यादा आ रहा है, मैं एक बार अपने पार्ट पे रिफ्रेश इधर से कर लेता हूं, और आप जब तक मैं आपको पिछली स्लाइड दिखा देता हूं, आप आराम से इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, और उम्मीद है आपको ये जल्दी ही दिख जाएगा। एक बार कंफर्म करेंगे आप सबको आवाज जो है साफ आ रही है? 9 नवंबर 1948 तक जो है जनरल डिस्कशन हुआ ड्राफ्ट पे। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक जनरल डिस्कशन ऑन ड्राफ्ट हुआ। क्या आप में से किसी भी इंसान को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, देखिए कुछ लोगों को आवाज आ रही है, बाकी लोगों को आवाज नहीं आ रही है। एक बार सभी लोग रिफ्रेश कर लीजिए। एक बार सभी लोग रिफ्रेश कर लीजिए, रिफ्रेश रीजॉइन जो भी आप लोग उसे कहते हैं। और मुझे बताइए कहां तक की बात आप तक पहुंच गई थी। मैंने आपको जो है बताया थे 7 मेंबर्स के बाद जो है बैक स्लाइड यहाँ पर अभी मुझे नहीं शो हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। मैं जो 1.5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर वो अभी क्यों नहीं शो हो रही। होपफुली जब बाद में रिकॉर्डिंग क्रिएट होगी तो वो आपको वहाँ पे शो हो जाएगी। अभी के लिए दिस इज द ओनली थिंग दैट आई हैव राइट नाउ ऑन द स्क्रीन। मैंने आपको जो है 7 मेंबर तक बता दिया था, उसके आगे का मैं दोबारा लिख देता हूँ आपके लिए। देखिए 29 अगस्त को
1947 को कमेटी सेटअप हुई थी। ठीक है, ये बात हो रही है ड्राफ्टिंग कमेटी की। आप लोग यहां से नोट करिए। देखिए आप लोग जो मैसेजेस कर रहे हैं दैट इज नॉट नाइस ऑफ यू। कोशिश करिए थोड़ा समझदारी से चलिए। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा परेशान है तो आप क्लास को बाद में देखिए या पुराने कोर्स को देखिए, बट अगर आप जो है क्लास में हैं तो कोशिश करिए इससे आउटपुट लेके जाइए, बिकॉज आम आदमी की तरह, एक नॉर्मल इंसान की तरीके सिर्फ परेशान होने से कुछ नहीं होगा। अगर आप अपना समय एनर्जी दे रहे हैं इस क्लास को तो इससे आउटपुट लेके जाने की कोशिश करिए। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आप लोग परेशान हैं, स्टिल आई एक्सपेक्ट कि अगर आप क्लास में हैं तो कोशिश करेंगे अपने फायदे के बारे में आप सोचेंगे। ठीक है जी, फोकस करिए। ठीक है, और मैं अब मैं नाम लेके पॉइंट आउट करना शुरू करूंगा जो कि अच्छा नहीं होगा, तो प्लीज फोकस करिए। मैं आपके लिए दोबारा लिख रहा हूं बिकॉज आई केयर फॉर यू, सो उसका फायदा उठाइए। अदरवाइज मैं चाहूं तो मैं सीधा आगे भी बढ़ सकता था, बट अगर आपके लिए डबल डबल एफर्ट करा जा रहा है तो आप भी अपने कॉपी पेन को उठा के नोट्स बनाने पर ध्यान दीजिए, कहानी पर नहीं। ठीक है, सेंड टू पब्लिक फॉर सजेशन। सेंड टू पब्लिक फॉर सजेशन, पहला ड्राफ्ट अक्टूबर 1948 में बना। सेकंड ड्राफ्ट डेफिनेट, फोकस करिए क्लास पे। मुझे एक बटन दबाना है क्लास एंड करने में, उसमें सिर्फ आप ही लोगों का नुकसान है, मत करिए। जितना पढ़ना मुश्किल है उससे ज्यादा मुश्किल आप लोगों को कंट्रोल करके साथ में पढ़ाना है ना। जब हम वो कर सकते हैं तो आप लोग सिंपली क्लास को अटेंड तो कर ही सकते हैं। अगर बिल्कुल नहीं लगा पा रहे तो रिकॉर्डेड कोर्स देखिए अभी कुछ समय के लिए। याद रखेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी जो है ये 141 दिन के लिए मिले थे। इट्स सैट फॉर 141 डेज, यानी इन्होंने ये पूरा काम जो है 141 दिनों में पूरा करा था। और डार्क 7th पॉइंट के बाद इसी स्लाइड को लिखना है। लिख लिया है, कुछ बच्चों का हितेश जी रह गया इसलिए दोबारा लिखवा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद बी आर अम्बेडकर साहिब ने जो पहला, जो उनका फाइनल ड्राफ्ट था वो जो है पेश करा था 4 नवंबर 1948 को। थोड़ा स्पीड बढ़ा के आपको लिखनी होगी। बी आर अम्बेडकर इंट्रोड्यूस्ड या सबमिटेड, जो भी कहें, फाइनल ड्राफ्ट इन दी असेंबली। जिन बातों को कर कर कुछ फायदा नहीं है उन बातों को मत करा करिए। 4 नवंबर 1948 को, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को जो है इस पे जनरल डिस्कशन हुआ। देखिए जब भी कोई मीटिंग होती है तो पहले मोटा मोटा बात को डिस्कस करा जाता है और उसके बाद जो है डिटेल में डिस्कशन होता है। तो पहले हुआ था जनरल डिस्कशन। पंद्रह नवंबर 1948 को डिटेल्ड डिस्कशन चालू हुआ जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। पूर्णिमा जी, अगर आपने 8 कमेटी तक लिखा है तो उसके बाद आप एक पेज छोड़कर आप जो है यहां से नोट कर सकते हैं। अभी जहां से भी आपको समझ आए वहां से आप नोट कर सकते हैं। वैसे तो एक कंटिन्यूस टॉपिक है तो मैं रिकमेंड करूंगा थोड़ा, अगर वीडियो को पीछे जाकर आप देख पाए, अगर ऐसा पॉसिबल होता हो तो वो कर लीजिए। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ डिटेल्ड क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन, यानी हर एक बात जो लिखी गई है उसके ऊपर डिस्कशन। और शायद आपको हैरानी होगी जान के कि जितने भी हमारे पास आर्टिकल है 350 के आसपास उस समय थे, उनमें कोई चलिए गेस तो क्या करेंगे, 15 सेकंड आपको गेस करने में लग जाएंगे। जो 350 आर्टिकल बनाए गए हैं ना दोस्तों, उन्हें संविधान के अंदर डालने के लिए 7,500 से भी ज्यादा अमेंडमेंट्स प्रपोज करे गए थे और करीब करीब 2,500 अमेंडमेंट्स करे गए हैं। यानी ड्राफ्ट में और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में 2,500 अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो सोचिए कितनी बारीकी से चीजों को डिस्कस करा गया होगा संविधान सभा के अंदर। ठीक है जी, चलते हैं आगे। वो लिख देता हूं, छोटा सा नंबर है। ड्यूरिंग डिस्कशन 7653 अमेंडमेंट्स वर प्रपोज्ड, यानी कहा गया था ये अमेंडमेंट होना चाहिए, बट सारे थोड़ी हो जाएंगे। किसी ने कुछ कहा ये थोड़ी कि वो अमेंड कर दो। उसमें से टोटल 2473, एसएससी का पेपर है इसलिए नंबर लिखवा रहा हूं, वर एक्चुअली डिस्कस्ड। अब देखिए अमेंडमेंट्स मेड कहना सही नहीं है बिकॉज अभी तो वो ड्राफ्ट है, तो इसलिए डिस्कस्ड वर्ड लिखा गया है, यानी उसका डिस्कशन हुआ था, उससे कुछ निष्कर्ष निकला होगा, तो इसलिए डिस्कस्ड वर्ड कहा गया। अमेंडमेंट्स एक्चुअली मेड वाला केस बनेगा ही नहीं बिकॉज इट वाज स्टिल अ ड्राफ्ट।
और फाइनल रीडिंग करी गई थी दोस्तों 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को ये हुई थी फाइनल रीडिंग। और 26 नवंबर को हमारा संविधान तैयार था अडॉप्ट होने के लिए, बट हमने उसे 26 जनवरी को अडॉप्ट करा था कुछ समय रुक के, बिकॉज 26 जनवरी हमारे लिए यादगार है। और हमने उसी जो लाहौर सेशन हुआ था उसके अंदर हमने कहा था कि 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज डे मनाएंगे, इसलिए हमने थोड़ा सा रुक कर संविधान को पूरे तरीके अडॉप्ट करा था। अभी लिखूंगा ये सब बातें, चिंता मत करो। ठीक है जी। जब जब ये जो है 26 नवंबर वाला दिन था, जिस जो प्रियम्बल पे डेट है, आप चेक करना प्रियम्बल पे सब जगह आपको 26 नवंबर 1949 देखने को मिलता है। उस दिन टोटल 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे, ना कि 299। आउट ऑफ 299 मेंबर्स ओनली 284 मेंबर्स वर प्रेजेंट ऑन 26 नवंबर 1949। ठीक है। और यही है डेट ऑन प्रियम्बल। कोई सीधा पूछ लेगा कि प्रियम्बल पे क्या डेट है, और अगर ये सवाल गलत हो गया तो बहुत बुरा जो है फील आएगा आपको कि अरे ये भी गलत हो गया। यस नेहा जी, बट क्या कर सकते हैं, ये आज का टॉपिक ही थोड़ा सा भारी है, ऊपर से जो लैग वगैरह आ रहा है ये अलग आपको तकलीफ दे रहा है। और इसी दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। हाँ मैं जानता हूँ दिव्य ज्योति जी, हाँ ओनली लगाना थोड़ा रेलिवेंट नहीं है, बिकॉज एक अधिकतर लोग वहां पे प्रेजेंट ही हैं, बट ऐसे ही लिखा जाता है कि 300 में से सिर्फ 280 लोग आए, तो ओनली लगा भी सकते हैं। अगर आप ऐसे रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज पे जाएंगे तो हो सकता है आपको लगे ओनली रेलिवेंट नहीं है, बट इंग्लिश नॉर्मल इंग्लिश में हम ऐसे लगा सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली कंटेंट, ये सब लिख चुका हूं, बट एज अ टॉपिक ये कंप्लीट हो उसके लिए दोबारा लिख रहा हूं। 395 आर्टिकल्स एंड 8 schedules। क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी ने ही ये संविधान बनाया था, और क्योंकि इसके चेयरमैन जो है बी आर अम्बेडकर साहब थे, इसलिए बी आर अम्बेडकर साहब को चीफ आर्किटेक्ट या फिर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। Saloni, if you are tolerating this class, please don't. There is nothing to tolerate. You can attend all this portion in some previous course without lag, without anything. आप लोग ये जो बातें करते हैं, ये बातों को करने से कुछ नहीं होता। अभी आप लोग छोटे हैं, अभी हो सकता है आप में से कई सारे लोग कॉलेज गोइंग हो या फिर थोड़े से उससे बड़े हो। अभी जब आप एक्चुअल दुनिया में आएंगे ना, जब आप एक दो जॉब्स करके स्विच करेंगे, बड़ी पोस्ट की ट्राई करेंगे, दिस दैट, तब आप समझेंगे ये तो कुछ नहीं है जो परेशानी अभी आपको हो रही है। दिस इज नथिंग। अभी आप धीरे धीरे सीखेंगे। अभी तो आप आएंगे ना, सरकार से जुड़ेंगे, तब आप और सीखेंगे। नहीं हितेश, कॉन्स्टिट्यूशन डे हम इसी दिन मनाते हैं, बिकॉज इसी दिन हमने इसे तैयार करा था। बी आर अम्बेडकर जी को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जो वर्किंग है ना, उन्हें पता होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब एक सिंपल से प्रिंट के लिए आपको जो है परेशान होना पड़ता है ना ऑफिस में, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, एक सिंपल सा प्रिंट, एक सिंपल सी चीज के लिए पहले आपको लेटर लिखना होता है, फिर वो लेटर जाता है ई ऑफिस में, फिर वो 4 जगह ऊपर जाके साइन होता है, फिर वो आता है, फिर आप ही का जो डॉक्यूमेंट है वो आपको मिलता है। पेन क्या होता है आप लोग तब समझेंगे, ये कुछ भी नहीं है उसके आगे। मैं जानता हूं आप लोग परेशान हैं, बट आप लोग अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं कमेंट सेक्शन में ये सब चीजें लिख के। कुछ होता है क्या उससे? कुछ भी नहीं, नथिंग एट ऑल। क्या हो गया आप लोगों ने इतना लिख दिया? कुछ भी नहीं हुआ ना। अल्टीमेटली जो आपने उधर से पेज को रिफ्रेश रिजॉइन करा, इधर से मैंने रिफ्रेश करा, उसके बाद चीजें ठीक हुई। तो सॉल्यूशन निकालने पे फोकस करा करिए अपनी लाइफ में। अदरवाइज हम बस कहते रह जाएंगे और समय बीत जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कब आप 22 साल से 28 साल 29 साल के हो जाएंगे। जो 27-28 के हैं वो इस बात को समझेंगे। 20-22 से 27-28 की उम्र कब आती है पता ही नहीं लगता। जो 27-28 वाले ब्रैकेट में है वो इस बात को शायद समझेंगे।
बी आर अम्बेडकर साहिब जो है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इन्हीं को मॉडर्न मनु के नाम से भी जाना जाता है। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ सर, हमारी प्रॉब्लम्स जेन्युइन है, दिस दैट, मुझे आपकी फिक्र है, इसीलिए ये सब बातें बोल रहा हूँ, जिससे कि कल आप दोबारा अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। मैं चाहूं तो इग्नोर भी कर सकता हूं, बट फिक्र है कि आप अगर ऐसे बार बार परेशान होंगे तो एनर्जी वेस्ट करेंगे, इसलिए ये सब बोल रहा हूं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकता हूं। आर्टिकल्स दैट केम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को कौन कौन से आर्टिकल्स जो है फोर्स में आ गए थे। ये आर्टिकल की मैं सिर्फ संख्या लिखूंगा, आप सोचो कि मैं आर्टिकल आपको सारे वो दोबारा पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। मैं सिर्फ आर्टिकल नंबर लिखूंगा, आप उसमें से जो आर्टिकल पढ़ना चाहें इंटरनेट पे अवेलेबल है, या पीडीएफ मैंने आपको अपडेट सेक्शन में दे रखी है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9। चिंता ना करें, मैं वेट कर लेता हूं। ठीक है जी। नोट कर लिया आप सभी ने। एक आखिरी पेज और लिखवा रहा हूं, फिर फ्री कर दूंगा, चिंता मत करो। डेटा तो अभी थोड़ा सा और बचा है, मैं आपको वो सब लिखवाता हूँ, कैलीग्राफर कौन थे, ड्राफ्टमैन कौन से, सेक्रेटरी कौन थे, लीगल एडवाइजर कौन थे, वो कल की क्लास में, चिंता मत करो। मैं एक सिंगल पेज लिखवा रहा हूँ कि वाई 26 ऑफ जनवरी, बस। वो भी आपको पता ही है, वो 19 जो अपना पूर्ण स्वराज डे 1929 यानी लाहौर सेशन ऑफ 1929 वाला, वो लिखूंगा और फिर फ्री कर दूंगा। बस 2 मिनट का मुझे समय दो, वो लिखकर फिर जो है आगे मैं आपकी क्लास एंड कर दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है। वाई 26 जनवरी, इसकी है हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। अच्छा, नोट कर रहे हैं आप, ठीक है ठीक है, लिख लीजिए। अरे सलोनी जी, आप हैं क्लास में? मुझे तो लगा आप चले गए होंगे गुस्सा मान के, आजकल तो बच्चे बहुत जल्दी परेशान होते हैं। चलिए, समझदार को डांटो तो बुरा नहीं लगता, पता है समझदार है, समझेगा। 26 जनवरी 1930 को हमने मनाया था पूर्ण स्वराज डे, क्योंकि हमने एक रेजोल्यूशन लिया था लाहौर सेशन में कि हम इस दिन और हर हर बार 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे जो है मनाएंगे। पूर्ण स्वराज डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉलोइंग द रेजोल्यूशन ऑफ लाहौर सेशन ऑफ दिसंबर 1929। दोस्तों, ये क्लास यहाँ पे कंक्लूड होती है। आप सभी का आने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए और फिर भी सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलते हैं कल शाम को 5 बजे, ध्यान रखिएगा, कल शाम 5 बजे क्लास है। और ये जब तक देखिए इश्यूज आएंगे, आप भी समझदार है कि मैं डाउट्स पे ज्यादा फोकस नहीं कर सकता, बिकॉज समय जो है सारा इस तरफ जा रहा है। इतना कंटेंट जनरली हम 1.25 घंटे में पूरा करते हैं, बट बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज और बार बार वेट करना पड़ रहा है, तो समय जरूरत से थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, उस चक्कर में डाउट्स अभी के लिए मैं साइड रख रहा हूँ। ठीक है। आप सभी का इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं आप सभी से आने वाली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं सलोनी जी, बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, और आप ही के लिए, आप ही को बेटर बनाने के लिए ये सब बातें बोली जाती हैं। कभी भी मैं किसी भी एस्पिरेंट से पर्सनली कुछ भी ऐसा कभी नहीं कहता हूँ। इट इज़ अ जनरल थिंग, यू वर नॉट अलोन, देयर वर मेनी, है ना। तो सिखाना फर्ज है मेरा, बस वो कर रहा हूँ। ठीक है, घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना। मिलते हैं आप सबसे आने वाली क्लास में। ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट ऑल, ख्याल रखिए अपना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, आप सबको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। वैसे तो कल मैं आप सबको विश करूंगा, आप मुझे भी करना, हम सब भारत के नागरिक हैं। स्टिल एडवांस में